बायोप्रोस्पेक्टिंग। बायोप्रोस्पेक्टिंग ये क्या है, पहले मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं क्या है ये बायोप्रोस्पेक्टिंग। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग मतलब खोज करना, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पहले इतना समझिए आप, प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पहले तो अपने फायदे की हम बात कर रहे हैं, यानी बायो प्रोस्पेक्टिंग में प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमें मिलने चाहिए। फिर कह रहे हैं एक्सप्लोरिंग मतलब खोज करना, एक्सप्लोर करना, खोज, एक्सप्लोर कर रहे हैं कहां पर, कौन से लेवल, ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी। अब इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी में आपने पढ़ा था राइस, राउल्फिया और मैंगो के बारे में। उसमें जरा राउल्फिया की बात करते हैं। राउल्फिया से हमें रेसरपिन नाम का केमिकल मिलता है और रेसरपिन को हम दवाई के तौर पे यूज करते हैं, मतलब ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, सीधा फायदा हमें। और अलग अलग प्लांट जो हिमालय में अलग अलग क्षेत्रों में ग्रो करते थे, राउल्फिया का प्लांट मैंने फिगर बना के समझाया था कि राउल्फिया के 3 प्लांट अगर हिमालय के अलग अलग रेंजेस में हैं तो उन तीनों के रेसरपिन केमिकल के पोटेंसी और कंसंट्रेशन में अंतर होगा। तो हम जब जेनेटिक लेवल पे एक्सप्लोरिंग करेंगे, जब जेनेटिक लेवल पे हम खोज करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि कौन सा केमिकल हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद, कौन सा रेसरपिन केमिकल दवाई के तौर पे ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। तो एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी, इन तीनों लेवल पर हम खोज करेंगे ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें जो हमारे लिए फायदेमंद हो। और रेसरपिन हमें जेनेटिक लेवल पर एक्सप्लोरिंग करने से ही मिला है, जो हमारे लिए दवाई के तौर पे यूज किया था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो हो गए डायरेक्ट बेनिफिट। दवाई, फूड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इनमें से कुछ भी अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे ये नैरोली यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं नंबर 2, दैट इज द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ये क्या है? नंबर 2 दैट इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन ये क्या है? नैरोली में हमने बात की थी डायरेक्ट बेनिफिट के बारे में। नैरोली यूटिलिटेरियन की अगर हम बात करते हैं तो नैरोली यूटिलिटेरियन में इनडायरेक्ट बेनिफिट आते हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, इनडायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट में सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन रिलीज। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और आपने आज ही पढ़ा है कि जो अमेज़न फॉरेस्ट होते हैं, अगर अमेज़न फॉरेस्ट की हम बात करें तो अमेज़न फॉरेस्ट हमारी अर्थ की टोटल ऑक्सीजन का कितना इवॉल्व करते हैं? 20% ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर का 20% ऑक्सीजन अकेले अमेज़न फॉरेस्ट से आता है। अब अगर आप गांव जाएं या गांव में आप रहते हैं और आप एक ऐसे इंसान से बात करें जो पढ़ा लिखा नहीं है और उससे पूछे कि ये देखो आम का पेड़ लगा हुआ है, इस आम के पेड़ से हमें क्या मिलता है, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं लेकिन आपको बता देगा। क्या बताएगा? कि इस आम के पेड़ से हमें फल मिलते हैं, इससे लकड़ी मिलती है, वो ये बताएगा ना। मतलब वो डायरेक्ट बेनिफिट की बात करेगा। लेकिन क्या उस इंसान को ये पता है कि ये आम का जो प्लांट है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता? नहीं। ये आपको तब पता चला जब आपने पढ़ाई की, आपको फोटोसिंथेसिस का आइडिया है, तब आपको ये पता चलेगा कि वो हमें ऑक्सीजन भी देता है। मतलब ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है। डायरेक्ट जो सीधा सीधा फायदा जो सबको नजर आए वो हो जाएगा डायरेक्ट। राउल्फिया के प्लांट से हमें रेसरपिन मिलता है, ये डायरेक्ट बेनिफिट है।
दवाई के तौर पे हम यूज करते हैं, लेकिन उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, दिस इज इनडायरेक्ट बेनिफिट। तो अगर ऑक्सीजन रिलीज के बारे में बात की जाए तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। तो इकोसिस्टम से हमें बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होते हैं। पहला हो गया ऑक्सीजन रिलीज। दूसरा, पॉलिनेशन की अगर बात की जाए, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ही है। मैंगो के प्लांट ने जो फ्रूट और सीड बनाए, जो फल आप आम खाते हो, वो कब बना है? पॉलिनेशन के बाद। बीज, बम्बल बीज, बर्ड, इंसेक्ट, ये सब क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। बिना पॉलिनेशन के फ्रूट और सीड बन ही नहीं सकते हैं। तो हमें फल मिल रहा है, वो हमें सीधा फायदा नजर आ रहा है। फ्रूट तो सीधा बेनिफिट है इकोसिस्टम का, लेकिन पॉलिनेशन इनडायरेक्ट बेनिफिट है, क्योंकि जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फ्रूट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, सीड बनेंगे ही नहीं। तो पॉलिनेशन इज द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ये एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है इकोसिस्टम का, और ये आपके नीट में पूछा जा चुका है पॉलिनेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन। जो इकोसिस्टम है ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, जलवायु को नियंत्रित करने का काम करता है। क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, जलवायु को नियंत्रित करता है। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को नियंत्रित करता है। आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जिन एरिया में ज्यादा पेड़ होते हैं वहां पर ना तो बाढ़ ज्यादा आती है और ना ही सूखा पड़ता है ना। इसके अलावा फ्लड, पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल, ये सब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के एग्जाम्पल हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझ लेने हैं। जो इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं वो ब्रॉडली में आते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट नैरोली यूटिलिटेरियन में आते हैं। इसके अलावा एस्थेटिक वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज का मतलब आध्यात्मिक महत्व। जैसे अगर आप एक घने जंगल में जाओ और घने जंगल में जाके आपको सुकून मिला, पुराने समय में देखिए, पुराने समय में जो राजा होते थे वो एक पर्टिकुलर एज के बाद चले जाते थे जंगल में तपस्या करने के लिए। ऋषि मुनि होते थे, जंगलों में तपस्या करते थे। जंगलों में तपस्या क्यों करते थे? क्योंकि वहां पर एक उनको शांति मिलती थी। शांति कोई लड़की या औरत नहीं, शांति का मतलब क्या है? उनको एक मानसिक सुख मिलता था। दैट इज एस्थेटिक वैल्यू। तो एस्थेटिक वैल्यू में जैसे यहां पर एनसीईआरटी लिखता है कि वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, थिक वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल से। घने जंगलों में जब कोई वॉक करता है तो वहां पर उस जंगल से जो उसको सुकून मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो जिस चीज की हम वैल्यू ना दे सकें वो इनडायरेक्ट बेनिफिट, वो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। भाई खाने का हम पैसा दे सकते हैं, लेकिन क्या नेचर जो ऑक्सीजन हमें दे रहा, क्या उसकी वैल्यू हम पे कर सकते हैं? नहीं। जो इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा है, क्या उसकी वैल्यू हम पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से चिड़िया का गाना सुन के सुबह सुबह आप जग जाते हैं, या चिड़िया के चहचहाने से जो खुशी आपको मिलती है, क्या उसकी कोई कीमत हो सकती है? नहीं। ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है, ये सब एस्थेटिक वैल्यूज हैं। तो बुलबुल सॉन्ग, चिड़िया गाना गाती है ना, बुलबुल सॉन्ग, ये भी क्या हो जाएगा? एक एस्थेटिक वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से अगर एक आप बसंत ऋतु में फूल को खिला हुआ देखते हैं, या अपने गमले में आप फूल को खिला हुआ देखते हैं, तो उससे जो खुशी आपको मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो जिन चीजों की हम वैल्यू पे नहीं कर सकते वो सब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में आते हैं। वॉचिंग फ्लावर इन ए फुल ब्लूम, फुल ब्लूम का मतलब पूरी तरीके से खिला हुआ, पूरी तरीके से खिला हुआ जो फ्लावर है उसको देख के जो खुशी मिलती है, दैट इज द एस्थेटिक वैल्यू। एंड एस्थेटिक वैल्यू इज द एग्जांपल ऑफ द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, पॉलिनेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, फ्लड कंट्रोल प्लस पेस्ट कंट्रोल, एस्थेटिक वैल्यूज, ये सब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में आ जाएंगी। अब आते हैं नंबर 3, दैट इज द इथिकल आर्ग्यूमेंट्स। इथिकल आर्ग्यूमेंट्स, इथिकल आर्ग्यूमेंट, इथिकल आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? इथिकल आर्ग्यूमेंट कहता है कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज भी इस धरती पर हैं, भाई 15 लाख जातियां हैं, इनमें से कुछ जातियों से हमें डायरेक्ट बेनिफिट है और कुछ से इनडायरेक्ट बेनिफिट है।
लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनसे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो क्या हम उनको खत्म कर दें? नहीं। इस धरती पर हर एक स्पीसीज का उतना ही अधिकार है जितना कि ह्यूमन का अधिकार है। भले ही कोई स्पीसीज हमारे लिए फायदेमंद हो या ना हो, लेकिन उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक जाति की अपनी एक वैल्यू है, और अगर वो जाति खत्म हो गई दोबारा उसे क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ईच स्पीसीज हैज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। हर एक जाति का अपना खुद महत्व है, अपना आंतरिक महत्व है, और एक स्पीसीज अगर खत्म हो गई तो ह्यूमन उसे क्रिएट नहीं कर सकता है, नेचर ही क्रिएट कर सकता नहीं जातियां। जैसे डोडो नाम की बर्ड खत्म हो चुकी है, अब उसे ह्यूमन क्रिएट नहीं कर सकता है। तो हर एक स्पीसीज का अपना एक आंतरिक मूल्य है, उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, भले ही वो हमारे लिए कोई महत्व रखती हो या ना रखती हो, भले ही उसका कोई हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो ना हो, हमारे लिए उसका कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन इस धरती पर उसका बराबर अधिकार है जितना कि ह्यूमन का अधिकार है। लेकिन ह्यूमन क्या कर रहा है? जंगलों को काट के खत्म कर रहा है, सड़कें बना रहा है, घर बना रहा है, हाईवेज बना रहा है, और जो दूसरे जीवों के रहने की जगह वो खत्म होती जा रही, सिकुड़ती जा रही है, बायोडायवर्सिटी खत्म होती जा रही। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है। इथिकल आर्गुमेंट हमें बताता हमारे नैतिक कर्तव्य के बारे में, कि हमारी मोरल ड्यूटी है कि इन जानवरों की, इन जीवों की हम रक्षा करें, और हमारे पूर्वजों ने जो हमें संपदा दी है, जो हमें लीगसी दी है, हमें 17 से 18 लाख जातियां दी हैं, उनको हम अगले जनरेशन तक सही मैनर में पहुंचाएं। मतलब हमारे पूर्वजों ने हमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी दी, लेकिन अगले 100 साल में क्या होगा? सोचिए, अगले 100 साल में तो आधी जातियां खत्म हो जाएंगी। आज तो हम पढ़ रहे कि 15 लाख जातियां हैं, 100 साल के बाद जो हमारी जनरेशन आएंगी वो क्या पढ़ेंगी कि 7.5 लाख जातियां, और क्या कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया? धरती को तहस नहस कर दिया। तो ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हमारी मोरल ड्यूटी है कि जो लीगसी, जो संपदा हमारे पूर्वजों ने एक गुड मैनर में हमें प्रोवाइड की है, वही लीगसी आने वाली जनरेशन को भी हम गुड मैनर में प्रोवाइड करें, ताकि आने वाली जो जनरेशन है हमें बाद में गालियां ना दे कि हमारे बाबा ने, हमारे दादा ने किस तरह के काम किए, कि 15 लाख जातियों में से 7.5 लाख जातियां ही बची, बाकी जातियां खा गए, बाकी जातियां खत्म कर दी। तो ये 3 तरह के आर्गुमेंट हैं जो हमें बताते हैं कि हमें बायोडायवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है। क्योंकि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने से हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन, इनडायरेक्ट बेनिफिट है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और अगर कोई बेनिफिट नहीं है तो हर एक स्पीसीज की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और यह हमारी मोरल ड्यूटी है, यह हमारा नैतिक धर्म है कि हम स्पीसीज को बचाएं, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करें, और आने वाली जनरेशन को बायोडायवर्सिटी को गुड मैनर में प्रोवाइड करें।